गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो कह लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट भी तो आज दोस्त के ही तरह होता है। आपके बीच रह करके हमें भी एक मतलब खुशी का एहसास होता है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। तो ये एक्चुअली फैमिलियर कैरेक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि आप और हम के बीच अगर ये संबंध एक परिवार जैसा नहीं होगा, एक भाईचारे जैसा नहीं होगा, एक बाल बच्चे की तरह नहीं होगा, तो हम एक दूसरे के साथ प्यार नहीं लुटा पाएंगे। सब्जेक्ट तो फिर भी अपनी जगह पर है, वो तो खैर उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि ज्ञान का जब तक आदान प्रदान नहीं होता है, जब तक सीखने सिखाने की जो ये प्रवृत्ति है हमारी, वो पूरी तरह से प्रबल नहीं होती है, तो हम और बहुत कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं। और यही सच्चाई भी है। आज देखिए दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। चारों तरफ देखिए, अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यानी यूरोपियन कंट्री जिसको कहते हैं हम लोग, यूरोपीय देश जिसको बोलते हैं, वो लोग टेक्निकली कितना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कभी अगर फॉरेनर ब्लॉग्स को देखने का आपको मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि जापान वगैरह में, अमेरिका वगैरह में जो हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं या 11th 12 के बच्चे हैं, वो कितना ज़्यादा डेवलप किए हुए हैं। आज एक मोबाइल अगर हमारे हाथ में आता है तो हम रील्स देखने में परेशान होते हैं। वो लोग बड़े बड़े टैब्स, लैपटॉप्स पर कुछ न कुछ नए टेक्निकल सर्किट्स वगैरह आप जनरली देखे होंगे इस तरह का। और अगर वो सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं तो अलग लेवल से उनकी पढ़ाई होती है। तो जो सुविधाएं अभी हमारे पास है, उन सुविधाओं के साथ भी हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, और अगर बाकी लोग कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ से डेवलप नहीं करेंगे, ज़ीरो से हीरो बनने की जो आपकी टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी के मद्देनज़र आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। अगर आप चलेंगे ही नहीं तो कौन चला सकेगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इसीलिए आपसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एलन एकेडमी 24 का जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। हम तो सिर्फ आपके लिए सर्विस दे रहे हैं। इसको चलाना, इसको बहुत बेहतर करना, बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जिस दिन ये बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, आपको भी गर्व होगा कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी भागीदारी है। हमारी मतलब आपकी भागीदारी है। और हम तो लगातार आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमसे बेनिफिट उठाते रहें। और लाइव लेक्चर बहुत जल्द अब स्टार्ट करेंगे हम आपके लिए, क्योंकि लाइव लेक्चर में कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो जनरली आपको वीडियोज़ में नहीं मिले हैं। एससीबी के हो या उससे ऊपर लेवल के प्रॉब्लम्स हो, वो सब आपके लिए लाएंगे। उस समय में क्या होगा, आप फ्रीली समझ पाएंगे। लाइव में आमने सामने जो होने पर क्या होता है कि बच्चा उसको सही ढंग से पिक करता है। अगर कई तरह की त्रुटि आती है तो उस पर वो बात कर सकता है। चलिए, आज एक नया चैप्टर हम फिर से आपके लिए शुरू कर रहे हैं, और उसका नाम है सर्कुलर मोशन। फ्रिक्शन पे बहुत सारा काम किया हमने, और बहुत सारे लेवल के प्रॉब्लम दिए हमने आपको अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो मैं बार बार कहता हूँ नहीं सॉल्व हो पा रहा हो, कोई कठिनाई होती हो, तो कुछ भी नहीं तो मैसेज में आप या तो प्रॉब्लम लिख दें या बुक्स और प्रॉब्लम का नंबर लिख करके भेज दें। देखिए, पढ़ना जब आप शुरू करेंगे ना, तो हेल्प करने के लिए हम लोग बिल्कुल एकदम समुचित और पूर्ण क्षमता के साथ तैयार बैठे हुए हैं। बस कमी आपकी है। आप जितना जल्दी चाहेंगे उतना जल्दी आपका डेवलपमेंट होगा। चलिए, सर्कुलर मोशन का ये दूसरा वैरायटी है। इससे पहले हम लोग जो भी काम कर रहे थे और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये एक तरह से एक नए मोशन का पैटर्न आपके लिए लाया गया है। तो सर्कुलर मोशन का भी दो पार्ट है। एक है काइनेमेटिकल पार्ट और दूसरा है काइनेमेटिकल पार्ट है एक, और इसका भी दूसरा होता है जिसको डायनामिकल पार्ट कहते हैं। दोनों पर हम लोग बात कर ही लेंगे। डायनामिकल पार्ट कहते हैं, हालांकि आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान चैप्टर अपने फिजिक्स में है जिसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। तो वहाँ पर जाकर इसकी चर्चा और भी
बेहतर तरीके से होगी, काफ़ी विस्तृत तरीके से होगी, लेकिन तत्काल कुछ ना कुछ एक झलक हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर्कुलर मोशन जो हमारे डेली लाइफ में है, कुछ कुछ उदाहरण तो ले ही सकते हैं उसका। आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप रोड पर बाइक चलाते हैं, बाइक का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि पॉपुलर है, और जो आप स्टूडेंट्स हैं कोचिंग जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए आप साइकिल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो साइकिल का इस्तेमाल आप करते हैं तो कहीं कहीं रोड पर टर्निंग भी आती होगी, रोड ऐसे कहीं कहीं पर ऐसे टर्न भी किया हुआ रहता है, रोड ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, और ये उस पर आप साइकिल चला रहे होते हैं। ठीक है, ये साइकिल है आपका, मान लेते हैं आप इस पर बैठे हुए साइकिल आप चला रहे हैं, कुछ भी है, ये रोड पर आपका साइकिल चल रहा होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब टर्निंग्स आते हैं तो टर्निंग्स पर आपको ऐसे घूमना पड़ता है, ऐसे ऐसे इधर टर्न लेना पड़ता, ये ऐसे घूमना पड़ता है। ऐसे जो आप घूमते हैं वो कंप्लीट सर्कल नहीं है, लेकिन वो सर्कुलर आर्क जरूर होता है, यानी वृत्ताकार जो पथ है उसका एक चाप बोलते हैं, एक हिस्सा है वो। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा कोई सर्कल है तो ये उसका एक आर्क कहलाता है। इसका भी सारा चीज वही होगा, सेंटर भी वही होगा, उसका रेडियस भी वही होगा। ऐसा नहीं है कि सर्कल जब कंप्लीट होता है तभी उसका रेडियस और सेंटर होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर एक छोटा सा भी पार्ट है तो उसके भी सारे वेरिएबल्स उसी प्रकार के होंगे जो पूरे सर्कल के होंगे, और वेरिएबल से हमारा मतलब सेंटर और रेडियस से। चलिए, कोई बात नहीं है। ऐसे आप देख लीजिए, आप मार्केट में गोलंबर बना हुआ रहता है, उसको भी छोड़ दीजिए। कभी आप मस्ती करने के लिए फील्ड में भी साइकिल को सर्कुलर पाथ पर घुमाते हैं। मतलब ऐसे अगर आप टर्निंग लेते हैं, रोटेशन मारते हैं, एक मतलब क्या बोलते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल का परफॉर्मेंस वहाँ हो रहा होता है। वो भी रहने दीजिए, आप काहे जो है सो परेशान होंगे। आप ऐसा करते हैं कि एक पत्थर का टुकड़ा लिया, उसमें एक डोरी बांध दी, और डोरी बांध करके आपने उसको ऐसे हाथ से पकड़ करके ऐसे 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 आपने उसको घुमाना चालू किया। जब इस तरह से आप उसको घुमाते हैं तो वो जो पार्टिकल है जिस पाथ को फॉलो कर रहा होता है वो पक्का सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल ही माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और आपको धीरे धीरे सब एग्जाम्पल से हम रूबरू भी करवाएंगे, आपको मिलाएंगे भी उससे। और ये सर्कुलर पाथ ऐसा भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ ऐसा भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ ऐसा भी, बहुत तरह का होगा, सब हम दिखाएंगे आपको। आज इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा बातें ज़्यादा करेंगे हम लोग, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो काइनेमेटिकल पार्ट और डायनामिकल पार्ट ये दोनों है, लेकिन सर्कुलर मोशन को अगर डिफाइन करने की नौबत आएगी तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको मैं बताना चाहूँगा। सपोज कीजिए m मास का कोई पार्टिकल है और इसको हमने एक आर लेंथ कहिए या एल लेंथ कुछ भी कहिए कि एक रोप से, एक रस्सी से या एक स्ट्रिंग से, जिस स्ट्रिंग को हम इनएक्सटेंसेबल मानते हैं, इनएक्सटेंसेबल का मतलब फिक्स लंबाई वाला, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर मैं उसको एक एंड को फिक्स करके, एक छोर को पकड़ के और उसको मैं घुमाता हूँ, तो जब ये पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है इस पाथ का नाम हो जाता है सर्कुलर पाथ, और इस तरह के मोशन ऑफ द पार्टिकल को हम लोग सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। ये ट्रैक जो है ना, ये सर्कुलर ट्रैक है, मतलब इसमें अभी कोई बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। साफ सीधी बात है कि इफ़ अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये रहे ही। अगर मान लो सर्कुलर कोई ट्रैक ही बना हुआ है और उस ट्रैक पर जैसे मान लेते कोई रिंग ले लिया हमने और उसमें मान लो किसी पार्टिकल को फंसा दिया हमने, और जब मैं फंसा देता हूँ तो वो उसी के अबाउट मूव करने पर लाचार हो जाता। उसको भी रहने दीजिए, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर पंखा चल रहा होगा, सीलिंग फैन हो चाहे टेबल फैन हो, कोई भी हो या स्टैंड फैन हो,
उसके जो ब्लेड्स घूमते हैं वो किसी एक्सल के अबाउट घूमते हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। सब तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स along a path along a path such that its distance from a fixed point remains constant। अगर ये कांस्टेंट रहता है देन मोशन इज सर्कुलर। बस, ज्यादा इसमें वो मोशन सर्कुलर कहलाता है, वृत्तीय गति है वो, मोशन इज सर्कुलर, देन द मोशन इज सर्कुलर। अब ये जो पॉइंट है, जिस फिक्स्ड पॉइंट की बात करी है उसने, तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया आपको सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर। ये फिक्स्ड पॉइंट सेंटर है ना। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर हो गया, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो रेडियस हो गया। फिक्स्ड जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो गया, डिस्टेंस इज रेडियस। यानी रेडियस एंड सेंटर ये बोथ जो है हमारे जो मेन वेरिएबल है, इनिशियल वेरिएबल है, ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड दिस इज सर्कुलर पाथ। ये है हमारा सर्कुलर पाथ। सो इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट always remains constant, then certainly you must know that the motion of particle is called circular motion. The track is circular path, the center is the fixed point is the center of circular path, and fixed distance is the radius of circular path. This is the main definition of circular motion of the particle, and so many examples are there around us in the nature। मूविंग इलेक्ट्रिक फैन सर्कुलर मोशन है, स्टैंड फैन सर्कुलर मोशन है ना। कोई रेल ट्रैक पर जो गाड़ी टर्न ले रही होती है, सर्कुलर ट्रैक है। आप जो हाईवे पर जो आप बाइक या कार या बस को चलते हुए देखते हो और जब कहीं टर्निंग होती है वो सर्कुलर टर्निंग होती है इन जनरल एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसको अलग से भी हम लोगों को पढ़ने की जिम्मेदारी है ना। साइकिलिस्ट का मोशन कैसे होता है, हैवी व्हीकल्स का सर्कुलर टर्निंग पर मोशन कैसे होता है, ये तमाम बातें हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सर्कुलर मोशन में बहुत महत्व रखते हैं, उनकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मैं बातें कर रहा हूँ कुछ सर्कुलर मोशन के कुछ वेरिएबल्स पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, जैसे सम एंगुलर वेरिएबल्स। बस, सम एंगुलर वेरिएबल्स, इसकी बात करते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, यही होगा ना। और क्या होगा, आइए, काइनेमेटिकल इक्वेशंस होंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक सर्कुलर ट्रैक डिजाइन किया, और सपोज करते हैं कि इस सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ कोई m मास का पार्टिकल है, ये सेंटर C है, और ये लगातार अपना सर्कुलर मोशन करने को तैयार है। चलिए, बढ़िया बात है, ये मूव करने को तैयार है। हो सकता है यहाँ आए तो यहाँ आएगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा। हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप देखेंगे टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल का मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में। इसका जो लीनियर वेलोसिटी यानी रैखिक वेग की जो दिशा होती है ना,
वो हमेशा बदलती रहती है। इस तमाम बातों पर चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे, बाद में करेंगे। इसकी अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें बेस समझना है। आइए पहले बेस को समझ लेते हैं, तो बाकी तो काम हम लोग इस तरह से सिचुएशंस को आप रीड कीजिए। हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन है, हमेशा इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ये सब चीज़ें हमें सिर्फ अभी देखना है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कोई दिक्कत नहीं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी की बात मैं कर रहा हूँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा होता है। जहाँ भी छोड़ देंगे तो ये उधर ही भागेगा। ये सब चीज़ें हम लोग बाद में भी करेंगे। मैं आपको फिलहाल अभी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज कीजिए किसी टाइम t1 से आपका ये पार्टिकल अपना जर्नी इस सर्कुलर पाथ पर स्टार्ट करता है, और यहाँ से चल करके ये किसी टाइम t2 पर यहाँ देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इस सेंटर पर एक एंगल डिजाइन किया। साफ स्वाभाविक सी बात है, आप देख ले, आप देखते चले। मान ले यहाँ पे O है और यहाँ इस एंड को मैं A बताता हूँ। अगर ये रॉड है, सपोज करो, मान लो मैं कोई एक रॉड मान लेता हूँ आपको, ताकि समझाऊं मैं अच्छे तरीके से, आप चीज़ों को समझें थोड़ा बढ़िया से। और ये यहाँ से रॉड के इस एंड को मैं घुमाता हूँ, तो ये यहाँ आएगा। अगर ये यहाँ आएगा तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, यहाँ एक एंगल इसने कवर किया। अब देखिए, अलग अलग पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो अलग अलग पॉइंट के लिए आप देखो कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, L1 चला। सपोज लीनियर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँ, ये इतना चलेगा, L2 चलेगा, ये मान लेते हैं यहाँ चलेगा, L3 चलेगा, ये L4 चलेगा, कुछ ऐसा। तो अलग अलग जो पॉइंट हैं उनके जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग होंगे, बट एंगल सबका सेम रहेगा। ये जब ऐसे घूमेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस रॉड विल रिमेन सेम, बट देयर लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफर्स करेगा सबका। आप खुद देख लीजिए। मैं और ये मानता हूं कि यहाँ से लेकर के ये जो लंबाई है, एकदम इन जनरल आप समझ लीजिए, अब सिंगल पॉइंट लेकर के। और ये बचपन से हम लोग समझते हैं कि थीटा जो है वो R और L से रिलेटेड। अगर मैं इसको डेल्टा थीटा कहूँ, इसको डेल्टा कहूँ, तो ये R तो फिक्स है, ये O हो गया और ये हो गया, चलिए कुछ OA हो गया। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ वाला मूव करके यहाँ आता है, जो सेंटर पर अगर डेल्टा थीटा एंगल बनाता है, तो इसका जो और लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा L है, तो ओवरऑल मैं डेल्टा L को बोलता हूँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैं इसको बोलता हूँ, एंड डेल्टा थीटा को मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ। और ये बताने की जरूरत नहीं कि ये सभी एवरेज वैल्यूज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं बोलता हूँ। तो हमें ये पता है आज के डेट में कि क्या होता है, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा L बटा R होता है। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा L बटा R, ठीक है, समझ गए बात को? तो एक तो ये रिलेशन हो गया R इंटू डेल्टा थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन हो गया। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जब मैं ये कहता हूं कि ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा पार्टिकल ले रहा है, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेने में टाइम अगर वो डेल्टा T खर्च कर रहा है, तो पहला जो हम रिलेशन लाएंगे, पहली फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो होगी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, या मैं इसको और बेहतर कह सकता हूं कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो मैं डिफाइन करूंगा, वो कैसे करूंगा? तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा एवरेज बताती है, ओमेगा है, ये W नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग ओमेगा यूज करते हैं, ये ओमेगा एवरेज मैंने लिखा है।
इसका वैल्यू होता है एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एकदम साफ सीधी बात है, इसमें कोई मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया, ओमेगा एवरेज का वैल्यू डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। बस आप याद कीजिए, जब लीनियर वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे थे तो एवरेज लीनियर डिस्प्लेसमेंट बटा एवरेज टाइम से बात करते थे ना हम लोग, तो लीनियर वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू आता था। लेकिन वहीं पर अगर मैंने कर दिया होगा कि इफ, अब यहीं से देखें कि अगर मान लेते हैं कि इसी को मैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखूं, देन मेरे पास क्या मिलेगा, तो मेरे पास मिलेगा लिमिट, आपको दिक्कत हो जाएगी, मैं पूरा लिमिट LIMIT लिमिट हो तो अच्छा नहीं लगता है, उसको शॉर्ट में लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ये हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसी को जनरली हम लोग यूज भी करते हैं। तो अगर हम जनरली इसी को हम लोग यूज करते हैं तो इस यूज को हम लोग और कंटिन्यू क्यों न रखें। अब आप देखिए, ये सारी चीज़ें आपको जो है, एक बार मैं फिर से चांस दे रहा हूँ, इसको आप जितना चाहें इसको नोट कर लेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, फिर आ जाएगा फिगर, उसकी चिंता नहीं करनी है, चीज़ों को पहले समझना है, सीखना है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर मिला हमको, ये मिल गया और मुझे मिला ओमेगा इंस्टेंटेनियस, जिसको जनरली ओमेगा हम लोग बोलेंगे, ये होगा डी थीटा बाय डी टी। और आपको कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। जब एक बार ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू आ चुका है तो फिर आगे हमको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बता दीजिए, एंड अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी होगा। अल्फा क्या है भाई साहब, ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। ये आप ध्यान दीजिए, कुछ कुछ याद कीजिए। ए बराबर आपको डी वी बाय डी टी मिलता था, भी बराबर आपको डी आर बाय डी टी मिलता था। बस उन्हीं चीज़ों को अगर याद रखेंगे तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू है, यानी अल्फा जो है वो आपका है एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर अल्फा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन है और डी ओमेगा बाय डी टी है तो आप पक्का समझ लीजिए, इसीलिए डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू डी टी होगा। ये रिलेशन भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी होगा। आप कुछ नहीं कीजिए, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपको अल्फा और इंटीग्रल डी टी मिलेगा 0 से लेकर के टी तक, तो ओमेगा नॉट से लेकर के ओमेगा तक। इस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू टी, और यहाँ से हो जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यह भी एक रोटेशनल यानी सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिकल पार्ट की बात अगर मैं करूं तो काइनेमेटिकल पार्ट में जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ करता था ना, ये उसी तरह का रिलेशन है। ये ओमेगा नॉट है आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, एंगुलर फिगर पर दिखा दूंगा। अल्फा है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। और टी है टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, इस पर भी एक से एक प्रॉब्लम है, बनेंगे, देखेंगे हम लोग, उस पर भी चर्चा करने में पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो काइनेमेटिकल इक्वेशन एक तो आपको मिल ही गया है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे अगर आपको ज़रूरी लगेगी तो, नहीं तो फिर ऐसे देख करके भी काम चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये कभी भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखें, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ देखो,
मान लो कि कोई पार्टिकल एनी टाइम t1 पर यहाँ चल रहा था, ये ओमेगा नॉट वेलोसिटी था, और ये t इक्वल टू चलो 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है, तो इसको, और ये r रेडियस है अपना जा रहा है, किसी टाइम t पर ये यहाँ पाया गया, तो एंगल भी तो कुछ मूव किया होगा, पक्का किया होगा। और इसमें ये वेलोसिटी तब यहाँ पर इसको ओमेगा हो जा रहा है, ये आपको टाइम इक्वल टू t है, और तो जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ, इसका मतलब इस मामले में अल्फा इन्वॉल्व है, एक्सीलरेशन है तभी तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था भाई, लगातार अपना ये बढ़ता रहेगा, पर ये याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ से कुछ समझ लें, इसकी जो डायरेक्शन इसका है वो राइट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं, तो वो सब चीज़ बाद में देखना है। सभी जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनमें जहाँ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, एंगुलर एक्सीलरेशन की बात कर लो, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लो, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे आगे, ये तमाम जो है हमारे लिए एक जैसे संबंध लेकर के आएंगे, और वो वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे एक्सियल वेक्टर्स होंगे जो राइट हैंड से तय किया जाएगा, उसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं है, आगे बहुत सारा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको ये लगता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन ये सब पढ़ा दिए सर, मोमेंटम इम्पल्स की तो बात ही नहीं कि, आप घबराएंगे नहीं, अब बिल्कुल अपने नज़र के सामने बैठा हुआ है, मैं 2 बार पढ़ा दूंगा आपको, एक लेक्चर स्पेशल लेकर के मोमेंटम पढ़ाऊंगा, जब मैं कॉलिजन और चैप्टर में जाऊंगा ना तो वहाँ तो फुल इसका कामकाज करना है। ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स का सबसे धमाकेदार चैप्टर है वो, है ना, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन, तो वहाँ पर मोमेंटम का पूरा बखिया उधेरा जाएगा, इसीलिए उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे सिखाया जा रहा है प्रॉपर ऑर्डर में, आप उसको सीखिए, ज़्यादा फायदा में रहिएगा। तो ये हो गया मामला। अब यहीं से हम लोग जो है थीटा भी तो निकाल सकते हैं, अगर कोई पूछेगा कितना एंगल मूव किया है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है कि एज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, इसको डी थीटा बाई डी टी लिख देते हैं। जैसे डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे तो ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होएगा, और जैसे डी थीटा उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और इनटू हो जाएगा डी टी। आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, सारा काम हो जाएगा 0 से लेकर के टी तक, और 0 से लेकर के एनी थीटा तक, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। वो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे कर देते हैं, जब लिखे हैं तो कर देते हैं। आपको गुस्सा आ जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको गुस्सा आए, आप चीज़ों को सीखें, है ना, मुहूर्त खराब नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो लेफ्ट साइड में आपको थीटा पता ही है, और ये ओमेगा नॉट इंटू डी टी होगा 0 से लेकर के टी तक, और प्लस अल्फा, और इंटीग्रल टी डी टी हो जाएगा 0 से लेकर के टी तक। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट टी और प्लस इसका टी स्क्वायर बाई टी, तो सीधा हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यही होगा रिलेशन हमारा। आपको भी पता है कि ये होता है, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, उसी तरह का ये है। तो एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन है हमारे पास, एंड दोनों को अगर आप मिला दें, ये दूसरा नंबर कह दें और इसको पहला कह दें, तो 1 एंड 2 के हेल्प से हम लोग एक तीसरा रिलेशन ले सकते हैं, जो होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा थीटा। ये उस तरह का फार्मूला जो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जैसा हुआ करता था। तो ये तमाम बेसिक रिलेशन है जिस पर हम लोग जनरली काम करते हैं, और इन्हीं कामों के बदौलत हम जो है रोटेशनल काइनेमेटिक्स में या सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिकल पार्ट है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कुछ एक आध छोटा मोटा प्रॉब्लम अगर हमारे पास हो जाए, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हम उठाते हैं, छोटा सा लर्निंग प्रॉब्लम है, तो एक बार करके देख लेते हैं उसको। मैं इसको इरेज करता हूँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, और उस प्रॉब्लम में जो है आपको कुछ वेरिएबल्स के कैसे वैल्यू निकाले जाते हैं, है ना, आप इसको एग्जाम्पल और प्रॉब्लम समझ लीजिए। एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम कीजिए, अ पार्टिकल
starts rotating along a circular track with velocity 10 radian per second if the एंगुलर एक्सीलरेशन, एकदम बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। एंगुलर एक्सीलरेशन इज 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड, एक नंबर में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 सेकेंड, और दूसरे में टोटल एंगल मूव्ड। बस सिंपल सी बात है, दो क्वेश्चन है और दोनों को हमको सॉल्व करना है। आराम से देखिए कैसे इसको कर लेते हैं। सिंपल, पहला डिमांड में आपको बोला गया है कि एक पार्टिकल है, सॉल्यूशन एकदम थोड़ा ढंग से लेते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं कि ये सर्कुलर ट्रैक पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए एक डायग्राम छोटा सा कर लेते ताकि संतुष्टि मिले कि मेरा काम सही से मुझे समझ में आ रहा है। ये देखिए t इक्वल टू 0 पर इसके पास जो वेलोसिटी है एंगुलर, वो है ओमेगा नॉट, जो है आपको 10 रेडियन पर सेकेंड का, और ये मूव कर रहा है जहाँ जाए, ये एनी एंगल थीटा ये जाएगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है, अल्फा दिया हुआ। प्रॉब्लम को जब पढ़ते हैं, पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक विथ वेलोसिटी 10, इसका मतलब ओमेगा नॉट का वैल्यू है कितना। सवाल को पढ़ के पहले डेटा नोट करना चाहिए हमको। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ आपको 2.5 रेडियन पर सेकेंड, इसको यूनिट पर भी ध्यान देंगे। बस यही दो चीज़ है आपके पास। हाँ, टाइम दिया हुआ 20 सेकेंड, ये अलग बात है। तो पहला डिमांड है ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, और दूसरा डिमांड है थीटा का वैल्यू कितना होगा। यही दो चीज़ तो निकालना है। तो क्या करना है, पहला डिमांड के लिए ओमेगा इक्वल टू, सिंपली ये फार्मूला पुटिंग है, मैंने आपको समझने के लिए फार्मूला यूज करने के लिए प्रॉब्लम दिया हुआ। 10 प्लस अल्फा है 2.5 इंटू 20, यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो ये होगा कितना होगा, 5 होगा ना, देखिए ना, नहीं 50 हो जाएगा ना, ये 50 होगा, 50 प्लस 10 तो 60 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा डिमांड में क्या है, थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट है आपको 10, टी है 20 प्लस हाफ अल्फा है 2.5 इंटू 20 रेडियन, ये है बात। तो देखा जाए ये 10 टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये 25 और गुना 20 तो कितना होगा, 20 दाएँ 200 हो गया, और 25 गुना 20 कितना होगा, 25 गुना 20 कितना होगा, 500 होगा। तो ये 10 इसको ख़त्म कर दिया, 50 500, ठीक है, रेडियन। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 700 रेडियन इसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल मिला करके। एकदम सिंपल सा था, फार्मूला को यूज करने के लिए सिखाया था इसने, है ना। ऐसे में रेंडमली लिया, अब ये और सारा होगा, जैसे होगा अपना होगा, वो बाद की बात है। लेकिन हमारा जो काम था वो हम लोगों ने करना है, जिम्मेदारी के साथ करना है, समझते हुए करना है, सीखते हुए करना है। तो इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएंगे उस पर आप काम कीजिएगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पर इसीलिए एंड कर रहा हूँ कि इसका काइनेमेटिकल पार्ट जो है वो अभी उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रॉब्लम्स आपको जो मिलेंगे आप उस पर काम कीजिएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। पर इसके लिए एक मौका और मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा।
तो फिर भी मौका है, अभी जब आप कर रहे हैं तो जहाँ भी आप सर्कुलर मोशन का जो कैनेमेटिकल पार्ट है उसके प्रॉब्लम्स को कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो दिक्कत आएगी आप एक बार ज़रूर मैसेज कीजिएगा। दूसरी बात, जो नेक्स्ट वीडियो इसका आने वाला है उसमें जो रियल सर्कुलर मोशन के जो वेरिएबल्स हैं, यानी एक्सीलरेशन का क्या रोल होता है सर्कुलर मोशन में, यानी जो प्योर सर्कुलर मोशन जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, वो इस लेक्चर के बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा दिमाग को एक्सरसाइज करने दीजिए कि क्या आने वाला है। ऐसा थोड़ी ना कि सर्कुलर मोशन में जनरली ये पढ़ते हैं, आप तो क्या पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसी चीज़ के विषय में आप थोड़ा दिमाग लगा करके अब देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन पार्ट है और वही मेन सर्कुलर मोशन का हिस्सा है जहाँ से डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात होने वाली है। तो उससे पहले एक्सीलरेशन का क्या रोल होता है सर्कुलर मोशन में, उस पर स्पेशल चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगला वीडियो आपके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूर इंतज़ार रखेंगे आप इसका और आपको वो मिलेगा। थैंक यू सो मच।